हेलो फ्रेंड्स, राइट वे एजुकेशन पर आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करेंगे 1 फरवरी 2022 की शिफ्ट 2 का पार्ट 2। प्रश्न है हमारे सामने पहला, इस संयोजन की सही दर्पण छवि चुनें। इसमें हमें दर्पण की छवि चुनना है। जो हमारे पास दिया हुआ है इसके सामने अगर हम यहाँ पे दर्पण लगा देते हैं तो छवि जो है किस प्रकार से बनती है। तो दोस्तों देखते हैं कि ओ और आई की छवि तो बिल्कुल एक जैसी बनेगी और सामने है एक, तो एक को अगर हम चेक करते हैं तो सभी में एक जैसी छवि बन रही है, इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। और आगे मैं बोलूँगी 6 जो देखोगे आप तो ये भी बिल्कुल एक जैसा बन रहा है। 4 भी आपके सामने बिल्कुल एक जैसा बन रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो इनसे हम पता नहीं लगा पाएंगे। यू भी आपके सामने एक जैसा बनेगा और यू के बाद में आ रहा है इधर आई और यहाँ पे आ गया डी, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो जाएगा। अब हमें चेक करना है सिर्फ 3। आई के बाद में इधर आ रहा है डी, तो देखें डी यहाँ पर उल्टा है और यहाँ पे वाई आ गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं वाई, तो बी वाले ऑप्शन में वाई और ए वाले में आर आ गया है, तो ये ऑप्शन भी गलत हमारा हो जाएगा, तो बी वाला हमारा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, दिए गए समूह में से विषम संख्या का चयन करें। संख्याएं दी हुई है हमारे पास ऑप्शन में, पहली है हमारे पास 137, अगली है 499 और अगली है 207 और अगली है 269। तो दोस्तों इन संख्याओं को ध्यान से देखिए। 137 भी अभाज्य संख्या है, 499 भी अभाज्य संख्या है, 207 एक भाज्य संख्या है और 269 जो है क्या है अभाज्य संख्या। 137 भी, 499 भी और 269 भी क्या है अभाज्य संख्या है। तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है, तो ये एक जैसी हो जाएगी। और 207 जो है क्या है भाज्य संख्या है, ये जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, आप करके देख लेना। और ये जो है हमारा सही आंसर है, ये सभी से अलग है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दी गई आकृति में कितने गुब्बारों के अंदर पानी है। तो देखते हैं हमारे पास जो ऑप्शन जो प्रश्न दिया हुआ है उसमें एक कॉलम गुब्बारे के लिए बनाया गया है, अगला बनाया हुआ है वायु के लिए और अगला बनाया हुआ है किसके लिए, पानी के लिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास प्रश्न में दिया गया है कि दी गई आकृति में कितने गुब्बारों के अंदर पानी है। गुब्बारे और पानी का जो कॉलम जहाँ पर मिक्स हो रहा है आप देख पा रहे होंगे 25, यही इसका सही आंसर होगा, है ना। दोनों का जो कॉमन होगा वही इसका आंसर होगा। तो हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन कौन से 55, एक है 19, दूसरा है, तीसरा है 25 और अगला है 72। तो हमारा जो आंसर सही हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, सी वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख ईंट सीमेंट और निर्माण के बीच अच्छे संबंध को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, तो ईंट और सीमेंट तो क्या है, सामग्री है और किसकी है, निर्माण की। तो ईंट और सीमेंट तो एक साथ आ जाएगी और निर्माण के बीच में अच्छे संबंध को बताना, तो ईंट और सीमेंट से ही तो क्या होता है, निर्माण होता है। तो कुछ आकृति इस प्रकार की बनेगी। इस प्रकार की आकृति देखते हैं कहाँ पर है, तो इस प्रकार की आकृति है हमारे पास सी वाला ऑप्शन है। कौन सा वाला ऑप्शन है, सी वाला। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा इस वाले प्रश्न में सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, उस अक्षर युग्म का चयन करें जिसका संबंध प्रश्नों में दिए गए समान संबंध से है। ठीक है दोस्तों, तो बैडमिंटन जो है कोर्ट के अंदर खेला जाता है, बिल्कुल इसके जैसा ही हमको ढूंढना है कि एक खेल दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका क्या दिया हुआ है, मैदान, कि वो कहाँ पर खेला जाता है। तो पहला ऑप्शन है हमारे सामने, हॉकी जो है छड़ी। दोस्तों हॉकी छड़ी से खेली जाती है ना, ये इसका कोई मैदान वाला भाग नहीं है। बात करते हैं अगला क्रिकेट, तो क्रिकेट जो है बल्ला, तो क्रिकेट एक स्टेडियम के अंदर खेला जाता है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। अगला है स्केटिंग रिंक, तो दोस्तों ये है एक खेल और ये है इसका एक मैदान, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होता है, डी वाला। और हम चेक करते हैं अगला, डी वाला ऑप्शन है हमारे सामने फुटबॉल, और फुटबॉल के अंदर गोल होता है ना, कि ये इसके अंदर खेला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है हमारा ये वाला आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो लुप्त पद हमको निकालना है, श्रृंखला हमारे सामने दी हुई है। प्रश्न अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे KM5 IPS IP8 और GS11 EV14 ये हमको दिया हुआ है। तो इससे अगला पद निकालना है, तो संख्याओं से अगर हम निकालने का प्रयास करते हैं तो सारे के सारे ऑप्शन आपके सामने कौन से हैं, 17 दिया हुआ है, तो इससे तो हमारा निकलेगा नहीं। अब हमें अक्षरों पर चलना होगा। तो देखते हैं कि के से अगर हम माइनस में चलते हैं तो माइनस के 2 पर क्या आता है, आई आता है। ठीक है, आई से अगर जी पर चलते हैं तो माइनस का 2 करते हैं तो जी आ जाता है। जी से हम ई पर चलते हैं तो माइनस का 2 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, ई आ जाता है। ये सब हमें माइनस का 2 करना है, मतलब कि पहले आएगा डी, उसके बाद क्या आएगा सी।
तो हम चेक करते हैं कि सी वाला ऑप्शन कौन कौन से हैं। तो सी वाला ऑप्शन है हमारे सामने, बी है और डी है। ठीक है, तो ए और बी तो आंसर में आएंगे नहीं। अब बचे कौन, बी और डी। तो इनमें भी जो अगला अक्षर है वो एक है जेड और एक है वाई, तो अगला अक्षर भी हमको चेक करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि एम से पी की तरफ चलते हैं। तो हमारे सामने एम के बाद अगर हम तीसरे अक्षर पर चलेंगे कौन सा अक्षर आ जाएगा, पी आ जाएगा, है ना। एम के बाद एन ओ पी, तो तीन अक्षर प्लस में चलेंगे। उसके बाद में पी से एस पर चलेंगे तो भी हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे दोस्तों, तीन। एस से जब हम वी पर चलेंगे तो भी हमें कितने ऐड करने पड़ेंगे, तीन। और वी से हमें प्लस तीन करना है तो वी के बाद में आता है डब्ल्यू एक्स और हमारे सामने आएगा सही आंसर में वाई। और अक्षरों की बात करो तो हल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम सभी के 17 आए तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 17 आ जाएगा। तो सी वाई 17 इसका सही आंसर होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा आंसर, डी वाला आंसर सही। ओके फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें। तो प्रश्न है हमारे सामने, कुछ इस प्रकार से कथन दिए हुए हैं, उसके बाद में एक ये लिखा हुआ है कि ये किस प्रकार से संबंधित है ना, पी और वाई के बारे में बताना है। तो सबसे हम पहले पढ़ते हैं, एम एट द रेट ओ का अर्थ है एम ओ का पति है। एम एंड ओ का अर्थ है एम ओ की बहन है। एम डॉलर ओ का अर्थ है एम ओ का भाई है। एम हैश ओ का अर्थ है एम ओ का पिता है। इस प्रकार से हमको इसको बनाना है। तो बनाते हैं, पी एट द रेट क्यू, तो इसका हमारा बनेगा कि एम ओ का पति है, इसी प्रकार से बन जाएगा पी पति है किसका, किसका पति है, क्यू का। ठीक है, तो पति है तो इसके ऊपर हम प्लस बना देते हैं और इसके ऊपर माइनस, जो कि मेल और फीमेल के लिए बताते हैं हम। ठीक है, तो पति है तो इनके बीच में संबंध कौन सा हो जाएगा, पति और पत्नी वाला। ठीक, आगे बनाते हैं क्यू और बी, क्यू एंड बी पढ़ते हैं। तो एम ओ एंड ओ का अर्थ है एम ओ की बहनें, उसी प्रकार से क्यू और बी दोनों क्या हो जाएंगी, बहनें। तो क्यू जो है बहन है किसकी है, बी की है। ओके, क्यू बहन है किसकी, बी की। अभी बी का हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि इसका जेंडर क्या है, लेकिन क्यू का फिक्स है कि ये इसकी बहन है। अगला पढ़ते हैं, अगला भी दिया है हमको बी एंड ए, तो बी बहन हो जाएगी किसकी, इसकी, बिल्कुल ऐसे ही। तो इसमें बी का जेंडर फिक्स हो गया और ए का भी फिक्स नहीं है, और ये भी क्या है, इसकी बहन है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, ए एज एक्स। तो एज वाला में दिया है एम ओ, एज ओ का अर्थ है एम ओ का पिता है। तो इसी प्रकार से ए जो है पिता हो जाएंगे किसके, एक्स के। तो ए जो है पिता है, मतलब ये पिता के लिए हम प्लस लिख देते हैं, और किसके हैं, एक्स के। अभी एक्स का जेंडर हम फिक्स नहीं कर सकते हैं कि इसका क्या है। अगला दिया है एक्स डॉलर वाई। एम डॉलर ओ का अर्थ है एम ओ का वाई है। तो इस प्रकार से एक्स जो है वाई हो जाएगा किसका, वाई का। ठीक है, अभी वाई का जेंडर हम फिक्स नहीं कर सकते हैं, बाकी सभी के जेंडर हमारे पास फिक्स हो चुके हैं। प्रश्न में हमको लास्ट टाइम दिया है पी वाई से किस प्रकार संबंधित है ना। तो पी मतलब क्या लगते हैं, वाई के। तो देखो यहाँ पर ये जो है भाई है और ये है क्या, पिता। ठीक, अब ये चाहे बहन हो या भाई हो, इन दोनों के पिता तो सेम हो जाएंगे। तो हम यहाँ से देखते हैं कि वाई के पिता की बहन, दोनों बहनें हैं के पति, मतलब कि वाई के पिता की बहन के पति। आप सोचो कि आपके पिता की बहन के पति आपके क्या लगेंगे, फूफा जी लगेंगे। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में कहा जाता है अंकल। और हमारे पास जो ऑप्शन है सारे, इसमें जो आंसर आ जाएगा अंकल के रूप में आ जाएगा, है ना। अगर सही आंसर आप हिंदी में चाहते हो तो इसका सही आंसर बनेगा फूफा, लेकिन इंग्लिश में सभी को अंकल कहा जाता है, तो इसका सही आंसर आ जाएगा क्या, सी वाला। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, ज्योत्सना पूर्व की ओर 700 मीटर की दूरी तय करती है। तो सबसे पहले मैं आपको दिशाओं को पता ना हो तो दिशाओं के बारे में बताता हूँ। ये होती है दिशाएं, ऊपर वाली को लेते हैं हम उत्तर और नीचे वाली को ले लेते हैं दक्षिण। ये होती है पश्चिम और ये हो जाता है पूर्व। ठीक है, तो ज्योत्सना पूर्व की ओर 700 मीटर की दूरी तय करती है। हम इसको किसी स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होती है और ये पूर्व की तरफ चलेगी कितनी, 700 मीटर। ये हमने इसको 700 मीटर चलाया। ठीक, अब बात करते हैं आगे, ये बाहें मुड़ती हैं और 900 मीटर चलती हैं। अगर बाएं और दाएं में आप कंफ्यूजन होते हो तो कोई भी लाइन इस प्रकार से खींच लो और इसके एक साइड में लिख दो बी और एक साइड में लिख दो क्या, डी। तो इस प्रकार से जो गोले होते हैं इनको एक साइड में रखना है। तो जिस साइड में बी होगा उस समय बाएं और जिस साइड में डी होगा उस साइड में दाएं। तो मैं अगर तुमको यहाँ पर इस प्रकार से लिखने की कोशिश करूंगा, बी यहाँ पर आएगा और डी यहाँ पर, तो बाएं मुड़ती हैं तो इसको इस प्रकार से एक साइड में मुड़ाना है। आगे देखते हैं ये कितनी चलती है, ये चलती है 900 मीटर। तो 900 मीटर जो है 700 मीटर से लंबा दिखना चाहिए हमको। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 900 मीटर।
चलती हैं। आगे दिया है फिर बाएं मुड़ती हैं और 700 मीटर चलती हैं। अगर ये फिर बाएं मुड़ती हैं और 700 मीटर चलती हैं तो लगभग ये कैसे बिल्कुल किस पोजीशन पे आ जाएगी, ये 700 मीटर और ये 700 मीटर बराबर बनाना है हमको। ठीक। आगे लिखा है फिर से बाएं मुड़ती हैं और 900 मीटर चलती हैं। यहाँ से फिर बाएं मुड़ती हैं तो बाएं किधर आ जाएगा, इस साइड में। और कितनी चलती है, 900। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल इस पॉइंट पे ये आके मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर। आगे दिया है प्रश्न में, अब वह कहाँ पर है ना, उसका स्थान जो है अब वो कहाँ पर है, या फिर उसने कितनी दूरी तय करी। तो उसने टोटल दूरी तो तय कर ली है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो 700 ऐसे गई, स्टार्टिंग पॉइंट से उसकी दूरी कितनी है, कुछ नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 0। ये जिस स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है वहीं पे आके एंड हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो देखते हैं कि पहली आकृति दूसरी आकृति से किस प्रकार संबंधित है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो आकृति है बिल्कुल इसको उल्टा कर दिया है ना, यहाँ से मतलब इसको यहाँ वाला नीचे वाला पार्ट ऊपर और ऊपर वाला पार्ट नीचे, पूरा पूरा घुमा दिया गया है। तो इसको अगर हम घुमाते हैं तो ये सबसे पहले इसको चेक करते हैं, ये वाला जो चित्र है कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो हम देखते हैं कि पहले वाले में भी सेम मिल रहा है और दूसरे वाले में भी मिल रहा है, तीसरे वाले में भी मिल रहा है और चौथे वाले में नहीं मिल रहा है। तो अभी तक तो हमारा कौन सा ऑप्शन कटेगा, चौथा वाला। अगला मिलाते हैं, तो इसमें जो है एक वर्ग टाइप में दिया है, इसके अंदर एक सर्कल बना है। ठीक है, तो जो पहला वाला ऑप्शन है इसके अंदर ऐसा नहीं है, पूरा पूरा वर्ग है, कोई सर्कल नहीं बनाया, देखिए ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। आगे मिलाते हैं, ये जो एक पाई जैसा निशान है, ये जो है अगर उल्टा होगा तो ये जो है बी में उल्टा हो रहा है, लेकिन सी में बिल्कुल वैसा ही है जैसा प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन भी हमारा कट जाएगा। तो सही आंसर कौन सा बचेगा हमारे लिए, बी वाला। तो बी वाला इसका जो है सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में आगे आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये जो यहाँ से जीरो वाला सर्कल को पकड़ लेते हैं, तो जीरो जो है अगली कंडीशन में यहाँ से यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, और अगली कंडीशन में जीरो इस प्रकार से मूव कर रहा है और जीरो अगली कंडीशन में यहाँ पे आ जाता है। तो आप बताओ कि अगली कंडीशन में जीरो कहाँ जाएगा। तो अगली कंडीशन में मैं कुछ इस प्रकार से बनाऊं तो जीरो जो है मूव करेगा और यहाँ पर आ जाएगा। कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर। ओके, जीरो यहाँ पर आएगा तो बिल्कुल इसी के जस्ट सामने हर बार बन रहा है क्या, इस प्रकार से ये। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसी आकृति कौन सी है, हम मिलाते हैं। ठीक, तो ऐसी जो आकृति है हमारे पास ये है कौन सी वाली, बी वाली। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे इसके अलावा कोई आकृति नहीं है ऐसी। ठीक है, तो बी वाला इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित श्रृंखला में उस अक्षर समूह का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, तो देखें आपके सामने प्रश्न दिया हुआ है बी से डी, डी से जी, जी से आई और आई से एल। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, बी से हम चल रहे हैं डी पर, डी से चल रहे हैं जी पर, जी से चल रहे हैं आई पर और आई से चल रहे हैं एल पर। तो बी से डी पर चलते हैं तो बीच में सी डी आता है, +2 हुआ। उसके बाद डी से जी पर चलते हैं तो ई ए, उसके बाद में आता है जी, तो प्लस का कितना हुआ, 3। उसके बाद देखते हैं जी से वापिस आई पर चलते हैं तो जी के बाद एच और आई आता है तो प्लस का 2 हुआ। और आई से वापस चलते हैं एल पर तो कितना हो जाएगा, जे के एल मतलब कि प्लस का 3। तो 2 3 2 3 वाला फॉर्मेट चल रहा है तो आगे कौन सा होगा हमारे लिए, प्लस का 2। तो एल के बाद देखते हैं कि हम एम और एन आ जाएगा, प्लस प्रश्न चिन्ह की जगह कौन आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ऑप्शन मिलाते हैं हम, तो ऑप्शन में हमको दिया हुआ है के, एन और एम, तो एन वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारे सामने, उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो बिल्कुल आप देखिए 8 से 64 जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से हमें एक संख्या चाहिए जो 7 से संबंधित है। तो आप देखते हैं कि 8:64 दिया है ना, तो आपने अगर वर्ग पढ़ रखे होंगे तो ये जो है 8 का क्या है, वर्ग है, 8 का स्क्वायर है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, 8 का स्क्वायर अनुपात में दिया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि 7 का स्क्वायर क्या है, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 7 × 7 मतलब कि कितना, 49। तो 49 इसका सही आंसर आएगा, बी वाला इसका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान हैं
और एक अलग है। विषम को हमें चुनना है कि 3 तो एक जैसे हैं और एक अलग है। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है इन्हीं में से देखना है। तो ए, बी, सी, डी, और जो सेकंड नंबर पे कैपिटल में लिखा हुआ है इसी को यहाँ पे थर्ड नंबर पे स्मॉल में लिख दिया है, ए के बाद बी को ही लिख दिया है। ठीक है, अगला वाला देखते हैं, जी, एच, आई, जे, बिल्कुल एबीसीडी के फॉर्मेट में है और जो दूसरे नंबर पे कैपिटल में है, इसको यहाँ पर स्मॉल में लिख दिया है। अगला देखते हैं, जे, के, एल, एन, है ना। तो एल तो आता नहीं है, एल के बाद तो एम आता है, उसके बाद में एन आता है। तो यहाँ पर एबीसीडी वाला जो सही फॉर्मेट चल रहा है वो यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्कोर मिला लेते हैं, यू, वी, और वी को ही यहाँ पे स्मॉल में लिखा है और डब्ल्यू, एक्स। तो ये तीनों जो हैं ये तो एबीसीडी के फॉर्मेट में है, लेकिन सी वाला जो है इस फॉर्मेट में नहीं है। इसको अगर हम सही बनाएंगे, इसी फॉर्मेट में बनाएंगे, तो ये बनेगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो ये वाला जो है हमारा सी वाला सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। विषम को हमको चुनना है। ठीक है, तो 15 के साथ में दिया है 120, 31 के साथ में दिया है 248, और 28 के साथ में दिया है 224, और 17 के साथ में दिया हुआ है 119। तो अगर आपको 15 का पहाड़ा आता हो, 15 की टेबल आती होगी, तो आपको पता होगा कि 15 इंटू कितने करने के बाद में आता है क्या, 120। 15 इंटू हम कितने करेंगे, 8 बार करेंगे, तो 15 8 कितने हो जाएंगे, 120। ठीक उसी प्रकार से 31 इंटू 8 अगर आप करते हो तो आपके सामने आएगा कितना, 248। और आगे की मैं बात करूं तो 28 इंटू अगर आप करते हो कितना, 8, तो आ जाएगा आपके सामने 224। लेकिन 17 इंटू 8 अगर आप करते हो तो आपके सामने कितना आएगा, करके देखो, आपके सामने आएगा 136। कितना आएगा, 136। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कितना, 119। तो डी वाला हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष कहता है, एक तस्वीर बनी हुई है किसी महिला की, मैं बना लेता हूँ, और एक पुरुष है जो कि उसकी तरफ इशारा करता है। ये पुरुष है और ये इशारा कर रहा है और ये कहता है कि यह महिला मेरे साले के पिता की पत्नी है। इस व्यक्ति का साला, ठीक है, इस व्यक्ति के साले के पिता, इस व्यक्ति के क्या लगेंगे, सबसे पहले बात करते हैं साला, साले के पिता, इस व्यक्ति के क्या लगेंगे, ससुर लगेंगे, ससुर। आगे दिया है साले के पिता की पत्नी, तो साले के पिता की पत्नी मतलब इसके ससुर की पत्नी क्या लगेगी, इस व्यक्ति के सास, है ना, ये इसकी तरफ इशारा कर रहा है। महिला का पुरुष से क्या संबंध है ये बताना है। तो इस पुरुष का इस महिला से क्या संबंध है, ये है इसके साले के पिता की पत्नी, इस व्यक्ति की क्या लगेगी, सास लगेगी, है ना। तो आपको पूरा परिवार याद आ जाएगा जब आप पेपर देने जाएंगे। आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है, पेपर अच्छे से हल करें और पढ़ते रहें। अगला प्रश्न है हमारे सामने, दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन है, कथनों को क्रमित युग्म चुने, जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत है। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि हमको कथन दिया है यहाँ पर, जब आप गेंद से खेलते हैं तो आप चंचल महसूस करते हैं। इसमें कुछ कंडीशनें होती हैं, एक प्रश्न तो बनता है यदि तो वाला और एक बनता है या तो वाला। तो अभी हमारे सामने यदि तो वाला प्रश्न है, तो इसको मैं आपको सोल्व करवाता हूँ। इसमें जो पहला कथन का जो पहला पॉइंट होता है इसको हम बना लेते हैं P, और अगला जो पॉइंट होता है इसको बना लेते हैं हम Q, है ना। तो यदि तो वाले में जो आंसर फाइनल होते हैं वो होते हैं या तो A, B, और अगर ये नहीं वाले ऑप्शन जो आते हैं ना, इनको हम बोलते हैं नोट के रूप में। अगर मैं इनमें लिखने की कोशिश करूं तो जो P है, यदि आप गेंद से खेलें तो इसको तो हम बनाएंगे P, और आप गेंद से नहीं खेलें इसको हम बनाएंगे P नोट, और आप चंचल महसूस करते हैं इसको हम बनाएंगे Q, और आप चंचल महसूस नहीं करते हैं तो इसको हम बनाएंगे क्या, Q नोट। नोट को हम ऊपर साइन लगा के बताते हैं। तो इसमें जो आंसर फाइनल होते हैं वो होते हैं कुछ इस प्रकार से। हमने इसको पी क्यू माना तो यहाँ पर भी हमको पी क्यू लेना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा क्या, या तो पी क्यू आंसर आता है या फिर आता है क्यू नोट पी नोट। ये दो ही इसमें जो है फिक्स आंसर होते हैं और यही आते हैं। इसकी जगह अगर आप प्रयास करते हो कि पी नोट क्यू नोट, तो ये नहीं आता, ये ऑप्शन में होता भी है तो ये गलत हो जाता है ना। इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, जो सही आंसर होते हैं या तो पी क्यू या फिर क्यू नोट पी नोट आता है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पर पी क्यू जो है, अगर पी और क्यू को साथ में लेते हैं तो हमारा आंसर बनता है क्या, पी और क्यू से मिलाकर तो एसी, है ना, एसी बन जाएगा। यदि आप गेंद से खेलें तो आप चंचल महसूस करते हैं। एक ऑप्शन, एक आंसर तो हमारा ये वाला सही होता है। अगला वाला अगर आप देखते हैं क्यू नोट और पी नोट, तो क्यू नोट कौन सा है, डी, और पी नोट जो है कौन सा है, बी।
तो अगला आंसर हमारा सही होता है बी डी या फिर ए सी, ये दोनों ही आंसर इसमें सही होते हैं। तो देखते हैं कि इस अगले वाले में क्या होता है कि अगर आपको चंचलता महसूस नहीं हुई तो आप गेंद से नहीं खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखते हैं कि ऑप्शन कौन कौन से हैं। अगर ए सी और बी डी दोनों हैं और लास्ट में दोनों वाला ऑप्शन मिलता है तो ये भी सही हो जाता है, या फिर हमको अगर प्रश्न छोटा है तो इन दोनों में से एक ऑप्शन मिलता है। तो ए सी हमारा ऑप्शन में पहला वाला ऑप्शन है, तो ए वाला तो सही है। बी डी अगर आप चेक करते हो तो ये तीनों ही ऑप्शन में नहीं है, लेकिन जब आप पढ़ रहे हो तो पूरा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे। विशेष रूप से ध्यान रखें, जब यदि तो वाला हो तो इसमें जो है पी क्यू सही होता है और क्यू नॉट पी नॉट सही होता है। पी नॉट और क्यू नॉट सही नहीं होता है ना, ये ऑप्शन गलत माना जाता है। ओके, अगला प्रश्न है हमारे सामने। दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन, उसके बाद 4 कथन है। कथनों का क्रमिक युग्म चुनें, जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से है और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कथन है हमारे सामने, वह या तो व्यस्त है या खाली। ओके और इसमें जो दूसरे कथन दिए हुए हैं हमारे सामने, वह स्वतंत्र है, वह स्वतंत्र नहीं है, वह व्यस्त है, वह व्यस्त नहीं है। तो इस खाली की जगह हमको दिया हुआ है क्या शब्द? स्वतंत्र। क्या दिया हुआ है? स्वतंत्र। तो अब पहले इस या तो वाले पॉइंट को हमको समझना होगा कि या तो जब भी हमको दिया हो तो सबसे पहले मैं बना लेता हूँ व्यस्त को पी और खाली या स्वतंत्र इनकी जगह कौन आ जाएगा? क्यू। तो हम बात करते हैं वह स्वतंत्र है, मतलब वो है क्यू। वह स्वतंत्र नहीं है तो ये हो जाएगा क्यू नॉट। वह व्यस्त है तो ये हो जाएगा पी, और वह व्यस्त नहीं है तो ये हो जाएगा पी नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे वाले में जब हमारे पास आंसर चुनने की बारी आती है तो हमारे पास सही आंसर होते हैं एक तो नहीं वाला और एक बिना नहीं वाला, है ना, नॉर्मल वाला। तो इसमें कंडीशन होती है कि नहीं वाला जो ऑप्शन होता है वो पहले हमको चुनना है, मतलब नोट वाला पहले आना चाहिए। तो पी नोट क्यू सही हो जाएगा और क्यू नोट पी सही हो जाएगा। अब हम जो है इनसे आंसर मिलाते हैं। तो पी नोट सही, पी नोट क्यू, वह व्यस्त नहीं है, वह स्वतंत्र है। इसके लिए कौन सा आंसर आ रहा है हमारे सामने? पी नोट क्यू मतलब कि वह व्यस्त नहीं है, वह स्वतंत्र है, तो हमारे सामने आ रहा है पहले डी उसके बाद ई। तो ये जो हो जाएगा क्या? डी ए। अगला देखते हैं क्यू नोट पी, वह स्वतंत्र नहीं है और वह व्यस्त है, तो इसके लिए आंसर आएगा, वो आएगा क्या? बी सी। और यहाँ पर भी हमारे पास दो आंसर बनते हैं, दोनों में से एक ऑप्शन में आपको दे सकते हैं या फिर दोनों ऑप्शन में देंगे तो नीचे ऑप्शन होगा कि एक और दो दोनों सही है, उस प्रकार से ऑप्शन मिल सकते हैं हमको। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पे डी ए जो है वो बी वाला ऑप्शन है और बी सी जो है कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा जो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? बी वाला। मैं इसको आपको पूरा हल करवा रहा हूँ तो ताकि आपके सामने एग्जाम में किसी भी प्रकार से घूम के प्रश्न आए तो आप उसको सोल्व करके आ सकें। अगला देखते हैं, दिए गए प्रश्न में मुख्य कथन और उसके बाद 4 कथन हैं। कथनों का क्रमिक युग्म चुनें, जहां पहले कथन का तात्पर्य दूसरे कथन से और 2 कथन तार्किक रूप से मुख्य कथन से संगत है। बिल्कुल वैसा ही है। भोजन या तो दूषित है या फिर बासी, ऐसा हमको दिया हुआ है। ऑप्शन देख लेते हैं। भोजन जो है दूषित है, भोजन दूषित नहीं है, खाना बासी है और खाना बासी नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे खाना जो है भोजन की जगह दिया हुआ है, यहाँ पे कोई इश्यू वाली बात नहीं है। भोजन जो है, खाना जो है किसकी जगह है? भोजन की जगह। ये भी बिल्कुल कौन सा वाला है? या तो वाला। तो या तो वाले में मैंने आपको अभी कंडीशन बताई है, तो हम इसमें मान लेते हैं कि दूषित जो है इसको मैं मान लेता हूँ पी और बासी जो है इसको मैं मान लेता हूँ क्यू। ठीक है, तो भोजन जो है दूषित है तो ये ऑप्शन, ये वाला बन जाएगा पी, और भोजन दूषित नहीं है, नहीं वाले में नोट लगाते हैं तो पी नोट। ठीक, और बासी है तो खाना बासी है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भोजन बासी है तो ये हो जाएगा क्यू, और नहीं है तो ये हो जाएगा क्यू नोट। ठीक है, तो इस वाले में जो आंसर की प्रेफरेंस होती है वो नहीं वाला ऑप्शन, नहीं वाले को पहले काउंट करते हैं ना। तो पी नोट भी पहले काउंट होगा और क्यू नोट भी पहले काउंट होगा। तो या तो आंसर हमारे पास पी नोट क्यू आएगा या क्यू नोट पी आएगा, दोनों सही होते हैं। तो देखते हैं कि कौन कौन सा आंसर हमारे सामने बन रहे हैं। तो पी नोट क्यू से बनाते हैं। क्यू जो ये बनेगा भोजन दूषित नहीं है, और इसके साथ में बन जाएगा कि हाँ खाना बासी है। तो ये इसका जो सही बनता है पहला वाला तो बनता है कौन सा? बी सी। या फिर अगला बनता है कि खाना बासी नहीं है और भोजन दूषित है, तो ये बन जाएगा कौन सा? डी ए। ओके फ्रेंड्स, डी ए। इससे अगले वाले में आपने देखा था कि डी ए ऊपर आ रहा था और बी सी नीचे, तो इसमें भी ये सही हुआ था। पी ये बना था पी नोट क्यू नोट से, और इसमें बना है ये क्यू नोट पी नोट से। यहाँ पे आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया कि बिल्कुल दोनों से आंसर बनते हैं और दोनों ही सही होते हैं। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ए वाला। ठीक है फ्रेंड्स, ये बना किससे है? क्यू नोट पी नोट से। और यहाँ पर अगर हमारे सामने बी सी ऑप्शन होता तो बिल्कुल वो भी सही हो जाता। इस प्रकार हम बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जैसे दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। ठीक है, तो अमीटर दिया हुआ है जो विद्युत धारा का मात्रक है। तो हमको बताना है कि हाइग्रोमीटर किस चीज का मात्रक है। ऑप्शन है हमारे सामने दबाव, तापमान, आर्द्रता और भूकंप। तो दोस्तों हम बात करें कि दबाव का तो क्या होता है, पास्कल, है ना। दबाव का मात्रक क्या हो जाता है, पास्कल। तापमान की अगर मैं बात करूं तो केल्विन तो आपने सुना ही होगा, और केल्विन के साथ साथ में यहाँ पर हमारे सामने सेल्सियस भी होता है और फ़ारेनहाइट भी होता है। इसको मैं एफ लिख देता हूँ, जिनको हम आपस में तीनों को बदल सकते हैं। अगर हमारे पास केल्विन है तो उसको हम सेल्सियस में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी बदल सकते हैं। अगर भूकंप की बात करूँ तो भूकंप में हमारे सामने दो चीज़ें होती हैं। भूकंप का एक तो हो जाता है परिमाण, तो परिमाण नापा जाता है किससे, रिक्टर स्केल से, रिक्टर स्केल से। और भूकंप की अगर मैं बात करूं तीव्रता, तो तीव्रता नापी जाती है किससे, सिस्मोग्राफ के द्वारा। किसके द्वारा, सिस्मोग्राफ के द्वारा। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा कि हाइग्रोमीटर जो है किसका मात्रक है, तो हाइग्रोमीटर जो है किसका मात्रक है, आर्द्रता का। आपके सामने मेरे द्वारा यहाँ पर दो प्रश्न दिए जा रहे हैं और इसके जो है आपको आंसर बताने हैं कहाँ पर, कमेंट में। आपको बताना है कि ध्वनि जो है, ध्वनि इसकी प्रबलता का मात्रक क्या है। दोनों की मात्रक अलग अलग बनेंगे कि ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है और ध्वनि की जो तीव्रता है उसका मात्रक क्या है। आपके सामने ये वाला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा और ये रहेगा सेकंड। दोनों के जो है आंसर आप कहाँ देंगे दोस्तों, कमेंट में। कहाँ देंगे, कमेंट में। इंतजार करूंगा। अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, लाइक करें वीडियो को, और बढ़ते रहें, पढ़ते रहें और सिलेक्शन जरूर लें। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारे सामने, दिए गए विकल्पों से संबंधित शब्द का चयन करें। वर्ष, माह हमको प्रश्न में दिया हुआ है एक ऐसा शब्द और इसके सामने चार ऑप्शन है, ऐसा ही हमको चुनना है। वर्ष जो है माह से बना होता है, माह का मतलब हमेशा बोल सकते हैं वर्ष जो है माह का पार्ट है। ठीक है, तो उसी प्रकार से घड़ी, समय, घड़ी समय दिखाती है, इसका पार्ट नहीं है समय, है ना। और छात्र जो है परीक्षा देते हैं, लेकिन छात्र का कोई पार्ट नहीं है, यहाँ पे कुछ अलग चीज आ जाती है तो वो उसका पार्ट होता। कछुआ का आवरण, जो कछुए का जो शरीर होता है उसको बोला जाता है आवरण। तो ये जो है इसका पार्ट है, कछुए का ही क्या है, पार्ट है। तो ये जो है हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और इंजीनियर का वाहन, बिल्कुल इंजीनियर का वाहन इंजीनियर का पार्ट नहीं है वाहन, ये बनाता जरूर है लेकिन पार्ट नहीं है ना। तो इस प्रकार से हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सरल कीजिए। थोड़ा सा मैं आपके लिए इसको बड़ा कर लेता हूँ। हमारे सामने दिया है 928 प्लस कोष्टक में दिया हुआ है 70 माइनस 20 प्लस 5, फिर कोष्टक में दिया हुआ है 81 भागित 9 और सारे कोष्टक बंद। तो दोस्तों यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है आपने पढ़ रखा होगा, बोर्ड मास का रूल फॉलो होता है। सबसे पहले हम छोटे वाले कोष्टक खोल करते हैं, तो 81 भागित 9 इसको अगर हम काटेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 9। उसके बाद एक कोष्टक लगा हुआ है तो हम करेंगे 9 × 5, क्या करेंगे 9 × 5, तो ये हो जाएगा कितना 45। यहाँ तक का आंसर कितना बना हमारा 45। और 45 में अगर हम ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, 20 को, तो ये बन जाएगा हमारा 45 प्लस 20 65, कितना बन जाएगा 65। मतलब यहाँ पे ऐड करने के बाद में 70 माइनस कितना बन जाएगा 65। 70 में से अगर हमारे 65 घटाएंगे तो आंसर आएगा कितना 5, और 5 हमको ऐड करना है किसमें 928 में। इसी प्रकार से पूरे सवाल को हल किया करो ताकि जल्दी हो जाए, है ना। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्टेप फॉलो कर रहे हैं, इतना लिख रहे हैं उसके बाद केवल इतना हल कर रहे हैं, फिर अगला हल कर रहे हैं, अगला हल कर रहे हैं, उसमें टाइम बहुत लग जाएगा। तो 928 और प्लस 5 करते हैं तो आंसर आता है कितना 933, और ये वाला हमारा पहला वाला आंसर सही है। ओके, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सरल कीजिए। 890 प्लस कोष्टक के अंदर दिया हुआ 120, फिर कोष्टक के अंदर 86, फिर छोटे कोष्टक के अंदर 92 प्लस 80 प्लस 10 इंटू 2। तो सबसे पहले भाग होगा, तो 81 में अगर हम 10 का भाग देते हैं तो आंसर आएगा कितना 8। उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़, तो 8 इंटू 2 करेंगे कितने हो जाएंगे 16। और 16 और अगर हम 92 को जोड़ते हैं तो हमारे सामने कितना आता है 108। तो 16 और 8 92 को जोड़ेंगे तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 108। तो यहाँ तक का हमारा जो आंसर आता है कितना हो जाता है 108। 108 में अगर हम जोड़ते हैं किसको, 86 को, तो 108 और 86 हमारा हो जाएगा 491, 194। ठीक है, और 194 में वापस बाहर निकलेंगे तो ऐड करना है किसको 102 को। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, ऐड करेंगे तो 692। ठीक है, और लास्ट में जो है 890 और 296 को जोड़ना है, तो अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने आएगा 6 9 डबल हो जाएंगे 8, और ये हो जाएगा 1 और 1। ठीक है, तो हमारे सामने आंसर आएगा क्या 1186, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी है, और ये हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारे सामने, अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याएं 27 अनुपात 17 के अनुपात में है और उनका एलसीएम 918 है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए।
ओके फ्रेंड्स, तो इस सवाल को हम करेंगे कुछ इस प्रकार से। 918 जो है, यहाँ पर जो हमको अनुपात में दिया हुआ है, इसका इंटू इसके भाग में आ जाएगा। क्या हो जाएगा? एक शॉर्टकट ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आप आसानी से समझ पाएंगे कि एलसीएम में किसका भाग देना है, जो अनुपात दिया होता है उसका भाग देना है। तो हम देखते हैं कि 9 का भाग देते हैं, 9 एकम 9, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 102 ऊपर आएगा, और 9 तिया 27। 3 से इसको एक बार और भाग देता हूँ मैं, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 चौके 12, 17 दूना 34। अब जो हमारे पास मान आया है ना, इसका सिर्फ हमको कुछ नहीं करना है, जो अनुपात में हमको संख्या दी है उसका इंटू। तो 27 में 2 का इंटू और 17 में 2 का इंटू। तो 27 इंटू 2 करेंगे तो 54, और 17 इंटू 2 करेंगे तो 34। यही दोनों जो है मेन संख्याएं हो जाएगी। 54 और 34 हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, 5 किलो धातु में 1/6 जस्ता और शेष मैग्नीशियम में होता है, अन्य 6 किलो धातु में 1/7 जस्ता और शेष मैग्नीशियम होता है। इन दोनों धातुओं के मिश्रण में जिंक और मैग्नीशियम का अनुपात हमको ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम पहले वाले पर चलते हैं। पहले वाले में दिया है 5 किलो धातु में 1/6 जस्ता है। तो मैं बात करता हूँ, पहले एक तरफ जस्ता लिख लेते हैं, एक तरफ लिख लेते हैं मैग्नीशियम, JM से इसको हम लिख रहे हैं। तो 5 किलो धातु में 1/6 जस्ता है, मतलब कि 5 इंटू 1/6 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 5/6 है ना। तो बिल्कुल 5/6 तो क्या हो जाएगा हमारे पास? जस्ता है, और शेष बचा हुआ मैग्नीशियम, मतलब 5 किलो में से 5/6 को हम कर लेते हैं कम, तो बचेगा कौन? मैग्नीशियम। तो इसको अगर हम करते हैं हल, तो हमारे सामने आएगा 6×5 माइनस 5, 25/6। पहले वाले का काम हो गया हमारे पास। अब चलते हैं दूसरे वाले के पास। 6 किलो धातु में 1/7 जस्ता है, शेष मैग्नीशियम होता है। एक तरफ जस्ता ले लेता हूँ, एक तरफ ले लेता हूँ किसको? मैग्नीशियम को। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आप हल करोगे, तो 5 इंटू 6 इंटू 1/7, 6 इंटू 1/7, तो हमारे सामने किसकी वैल्यू आ जाएगी? जस्ते की। तो ये हो जाएगा कितना? 6/7। और यहाँ पर अगर हम मैग्नीशियम की बात करें, तो 6 किलो में से 6/7 को हम कम करेंगे, तो 7×6 = 42 में से 6 जाएंगे, कितने बचेंगे? 36/7। ठीक है, ये काम हो गया। उसके बाद में आगे दिया है, इन दो धातुओं के मिश्रण में जिंक और मैग्नीशियम का अनुपात निकालना है। इन दोनों का क्या करना है? मिक्स करना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, इसको मिक्स करते हैं। जिंक जिंक को जोड़ना है और मैग्नीशियम मैग्नीशियम को जोड़ना है, उनका अनुपात निकालना है। तो हम इस प्रकार से ले लेते हैं J/M के रूप में। तो 5/6 प्लस हो जाएगा क्या? 6/7, और बटे में आ जाएगा पूरा मैग्नीशियम, मतलब 25/6, प्लस में आ जाएगा कौन? 36/7। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेते हैं हम, अब आगे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? 7 छंग कितने होते हैं? 42। तो 7×5 35, और 36 दोनों को जोड़ोगे तो सामने आ जाएगा क्या? 71। 35 और 36 होते हैं कितने? 71। और यहाँ पर अगर 25 आते हैं 175, और 36 छंग होते हैं 10, 216। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो हमारे सामने आएगा कितना? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा कितना? 3। और बटे में कौन आएगा? इनका एलसीएम, मतलब कि 42। तो 42 से 42 कैंसल, और सामने आएगा हमारे सामने क्या आंसर? 71/391। ये इसका राइट आंसर है। ओके, यही इसका क्या है? राइट आंसर है। अगर आप ऑप्शन की बात करोगे, यहाँ पर जो है सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत दिए हुए हैं ना, चारों के चारों ही ऑप्शन गलत आए थे परीक्षा में। तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 71/391। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है हमारे सामने, दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में दूध पानी से 5 लीटर अधिक है। ठीक है फ्रेंड्स, दूध पानी से कितना अधिक है? 5 लीटर अधिक है। अगला दिया है कि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है, अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? ठीक है, तो मैं पहली वाली लाइन से पढ़ता हूँ। दूध और पानी के 55 लीटर मिश्रण में दूध पानी से 5 लीटर अधिक है। तो सबसे पहले दोनों कितने हैं? मिल्क प्लस वाटर कितना दिया है? 55 लीटर। अगला दिया है दूध पानी से 5 लीटर अधिक है, तो दूध ज़्यादा है किससे? पानी से, और कितना? 5 लीटर। आपने विलोपन प्रतिस्थापन विधियां पढ़ी होगी, इसको हम विलोपन से हल करते हैं। एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे। हमारे सामने एक जुड़ के आएगा कौन? 2m, और बराबर में क्या आ जाएगा? 60। तो m का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने? 30। मतलब कि मिल्क कितना है? 30 है। अगर मिल्क 30 है, तो इसमें से हम 5, मतलब यहाँ से अगर हम m का मान रखेंगे तो 55 - 30 करेंगे तो वाटर का मान आ जाएगा कितना? 25 लीटर। अगली कंडीशन देखते हैं। ये तो आया फर्स्ट का काम। इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है। किसमें? मिल्क तो फिक्स है, 5 लीटर पानी मिलाया जाएगा तो वाटर 5 लीटर हो जाएगा, प्लस तो वाटर कितना हो जाएगा? 30 लीटर। अब मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? तो अब तो हमारे पास मिल्क और ये है वाटर। मिल्क भी कितना है? 30 लीटर, और वाटर भी कितना है? 30 लीटर। तो 30 अनुपात 30 हो जाएगा।
तीस अनुपात कितना होता है? 30 से कम 30, 1 अनुपात 1, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? डी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेहनत जमकर करें, इस बार आपको सिलेक्शन लेना है किसी भी हाल में।